तो आज का जो टॉपिक है हमारा, विल टेक अ डे और टू, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। ठीक, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बेटा, वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट, बट ये पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना हमारा जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं होगा। ठीक, माय डियर बच्चों, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत जीरो लेवल से शुरू किए थे और हमें बहुत हाईएस्ट लेवल तक जाना है। ठीक, हमें जीरो से जेड तक सब कुछ करना है। ठीक, तो हमारी जो पोटेंशियल का बढ़ना है वो ग्रेजुअली बढ़ना है। ठीक, तो चलिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे बच्चों आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। तो सी, सबसे पहली बात, हमें जब मोल्स पता चल चुके थे, हमें पता चल चुके थे मोल्स क्या होते हैं। ठीक, हमें मोल्स के बारे में सब कुछ मालूम था, बाकी सब कुछ मालूम था। देन व्हाई वी शुड नो इक्विवेलेंट वेट, या इक्विवेलेंट वेट क्यों चाहिए हमें, या इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। देखिए बेटे, हम जब भी रिएक्शंस की बात करते हैं तो ऐसा कोई छोटे से छोटा वेट होता होगा जो किसी दूसरे के छोटे से छोटे वेट के साथ रिएक्ट करता होगा भाई। जैसे बेटा घर पे आप मान लो खाना खा रहे हैं तो एक चपाती के साथ मिनिमम कुछ अमाउंट ऑफ सब्जी तो चाहिए होती होगी भाई, जिससे वो पूरी की पूरी चपाती खाई जा सके। ठीक, तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्जी एक चपाती का खाई जा सके, ये मिनिमम अमाउंट हमारे पास इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। पर अब ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा ना, चपाती कितनी बड़ी कितनी छोटी है। अब किसी के घर में छोटी चपाती बनती है, किसी के घर में बड़ी चपाती बनती है। आप कोई कश्मीर से बिलोंग कर तो और भी बड़ी बनती है बेटा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे दो अननोन स्टैंडर्ड्स हैं। तो पहली बात, इक्विवेलेंट वेट को समझते हैं कि क्या होता है, इसी से जोड़ करके बेटे इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वेट ऑफ एन एलिमेंट या मिनिमम वेट ऑफ एन एलिमेंट विच कैन रिएक्ट विद मिनिमम वेट ऑफ अदर। किसी एलिमेंट का वो कम से कम वेट जिसके मल्टीपल्स में वो रिएक्ट करता हो किसी दूसरे के मिनिमम वेट के साथ। हमारे पास दो एलिमेंट है, से ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो ए का कुछ मिनिमम वेट होगा जो बी के मिनिमम वेट का रिएक्ट करता होगा। ठीक, और ए का वही वेट का मल्टीपल्स में रिएक्ट करता होगा, या तो उसका 1 टाइम्स या उसका 2 टाइम या उसका 3 टाइम। ठीक, तो कहने का वो मतलब हो गया कि वो मिनिमम से मिनिमम वेट किसी भी एलिमेंट का जिसके मल्टीपल्स में वो किसी और एलिमेंट के मिनिमम वेट के साथ रिएक्ट करता है तो उसको इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। पर बेटा ये डेफिनेशन से तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा। अब इसमें क्या कि एक का मिनिमम वेट इज रिएक्टिंग विद मिनिमम वेट ऑफ अदर, तो दोनों ही अननोन है। ना तो एलिमेंट ए का मिनिमम वेट पता है, ना एलिमेंट बी का मिनिमम वेट पता है। कैसे पता चलेगा कि इसके मिनिमम वेट इतना है तो उसके साथ इतने मिनिमम वेट का रिएक्शन हो रहा है। तो इसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड रखना पड़ा। क्या रखना पड़ा? एक स्टैंडर्ड रखना पड़ा कि हम एक चीज को स्टैंडर्डाइज कर देंगे, उसका वो मिनिमम वेट होगा, उसके साथ कोई भी दूसरा कितना रिएक्ट कर रहा है इन द मिनिमम वेट, वो उसका इक्विवेलेंट वेट। वो स्टैंडर्ड हमने रख दिया हाइड्रोजन। सबसे लाइटेस्ट कौन था? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हमने रख दिया। गॉट इट? अब हमने ये देखा कि हाइड्रोजन का जो मिनिमम वेट है वो कितना होता है? 1.008। इसका एटॉमिक मास 1.008, उसको 1 भी बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली। ठीक, तो हमने बोला वेट ऑफ एन एलिमेंट विच रिएक्ट विद 1.008 ग्राम या 8 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तो हमने क्या बोला, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। अब हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का रख दिया बेटा, तो बोला वेट ऑफ एन एलिमेंट, वेट ऑफ एन एलिमेंट which reacts with or displaces, which react with or displaces 1.008 part of hydrogen.
ठीक, अभी डिस्प्लेसमेंट की बात छोड़ देता हूं, पहले सिर्फ इतना ही बोलता हूं कि वेट ऑफ एन एलिमेंट व्हिच रिएक्ट्स विद 1.008 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। क्योंकि बेटा हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे लाइटेस्ट नोन एलिमेंट हमारे पास था, और उसका जो वेट हमने लिया, पार्ट हमने कितना ले लिया 1.008, सबसे कम उसका जो पार्ट था, यानी एक तरह से ये हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट है, यानी मिनिमम पार्ट है हाइड्रोजन का जिसमें रिएक्ट करता है। समझ में आई बेटे बात? तो यहां से वेट ऑफ एन एलिमेंट व्हिच रिएक्ट्स विद 1.008 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट एलिमेंट। आर यू क्लियर? जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास, अगर हमारे पास यहां पे आ जाता हाइड्राइड फॉर्मेशन मेथड, हाइड्राइड फॉर्मेशन मेथड और हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो पहला तरीका जो हमारा निकालने का है बेटा वो है हाइड्राइड फॉर्मेशन मेथड और हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसी बात को लेकर मान लेते हैं कि हमारे पास x ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है, ठीक, हाइड्रोजन x ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ y ग्राम ऑफ मेटल, ऐसा है हमारे पास, ठीक। एक y ग्राम मेटल के साथ x ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, हमें उसका इक्विवेलेंट वेट देखना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का कितना वेट रिएक्ट कर रहा है। तो हमने कहा कि y ग्राम ऑफ मेटल reacts with x ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 ग्राम ऑफ मेटल, बेसिकली हमें तो सिर्फ इतना देखना है, कि हाइड्रोजन के कितने 1.008 पार्ट के साथ कितना एलिमेंट रिएक्ट करता है, वो उसका इक्विवेलेंट वेट है। तो बोला x ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद y ग्राम, तो 1 ग्राम विल रिएक्ट विद y अपॉन x, और कितने से रिएक्ट करवाना है 1.008 will react with y upon x into 1.008, isn't it? यानी एक तरह से देखा जाए तो फॉर्मूला क्या बना कि अगर मैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट निकालना चाह रहा हूं बाय दिस हाइड्राइड फॉर्मेशन मेथड और हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, वो हो सकता है बेटा वेट ऑफ y क्या था एलिमेंट, वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय x क्या था वेट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, और इनटू 1.008। तो ये फॉर्मूला हमारे पास पहला बन गया बेटा जी इक्विवेलेंट वेट निकालने का, दैट इज वेट ऑफ एन एलिमेंट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन इनटू 1.008। गॉट इट? पर बेटा 1.008 से तो 1 भी लिख सकते हो ना सिंपली, तो यू कैन से इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज वेट ऑफ एन एलिमेंट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोल सकते हो? वेट ऑफ एन एलिमेंट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन, इसको इक्विवेलेंट वेट बोल सकते हो बेटा, ठीक, क्योंकि ये तो 1.008 तो 1 ही है। जैसे क्वेश्चन की बात करें, अगर आपको ये बोला जाए कि 3 ग्राम ऑफ मेटल reacts with 3 gram of metal reacts with hydrogen to give 5 gram of its hydride, 5 gram of its hydride. Find the equivalent weight of hydrogen. बोला 3 gram of metal reacts with hydrogen to give 5 gram of its hydride. Find the equivalent weight of hydrogen. एक मेटल का 3 ग्राम है और हाइड्राइड कितना है 5 ग्राम। अब बेटे
अगर हमें इसको बोला जाए इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट निकालना तो हमने बोला वेट ऑफ एलिमेंट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा इक्विवेलेंट वेट जब इस क्वेश्चन से निकालेंगे, वेट ऑफ मेटल बोलो कितना है यहाँ पर बेटा 3 ग्राम है। वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है बेटा यहाँ पर, ये हाइड्राइड का वेट है, माइंड इट, हाइड्राइड का वेट का मतलब वेट ऑफ एलिमेंट प्लस हाइड्रोजन, वेट ऑफ एलिमेंट प्लस हाइड्रोजन, गॉट इट। तो वेट ऑफ एलिमेंट प्लस हाइड्रोजन, एलिमेंट का वेट 3 ग्राम और टोटल वेट 5 ग्राम। तो हाइड्रोजन का कितना होगा, हाइड्रोजन का होगा 5 माइनस 3, ठीक। तो हमारे पास इंटू 1.008, तो यह आया 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 ले लेते सिंपली इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.5। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आया। यानी कि हमारे पास क्या था कि 3 ग्राम ऑफ मेटल reacts with hydrogen to give 5 ग्राम ऑफ इट्स हाइड्राइड। मेटल का 3 ग्राम 5 ग्राम क्या बना रहा था, हाइड्राइड, गॉट इट। हाइड्राइड हाइड्रोजन प्लस मेटल होता है, हाइड्राइड क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस मेटल। तो बेटा हाइड्रोजन प्लस मेटल 5 है, उसमें से मेटल कितना है 3, तो ये वेट किसका रह गया बेटे जी, हाइड्रोजन का। और हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट वेट इज वेट ऑफ एलिमेंट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ एलिमेंट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन इनटू ऑलमोस्ट 1, so it is 1.5। तो ये आपका बेटे इक्विवेलेंट वेट निकल गया। यानी बेसिकली इक्विवेलेंट वेट वो वेट हुआ एलिमेंट का बेटे, इक्विवेलेंट वेट हमारे पास जो क्वेश्चन आप ध्यान से देख लो ना यार, अपने को हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट थोड़ी निकालना है, किसका निकालना है, मेटल का निकालना है। तो 3 ग्राम ऑफ मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू गिव इट्स हाइड्राइड, अपना हाइड्राइड दे रहा है, हाइड्रोजन के साथ क्या दे रहा है, हाइड्राइड, ठीक। तो बेसिकली हमारे पास है वेट ऑफ एलिमेंट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन, बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का वेट लेना है हमने नीचे, ऊपर वेट किसका लेना है, एलिमेंट का। तो एलिमेंट का वेट कितना था, 3 ग्राम है ना मेटल का, हाइड्रोजन का। आप हाइड्राइड में से मेटल को माइनस कर दो तो क्या रहेगा, हाइड्रोजन ही तो रहेगा। तो 5 में से 3 निकल गया, क्या आया 2, तो 3/2 आंसर आ गया 1.5। Now got this or not? समझ में आ गया। तो ये हाइड्राइड मेथड था मेरे बच्चों, ठीक। तो हाइड्राइड मेथड, अब इसमें हम ये भी बोल सकते हैं बेटा ये हाइड्राइड फॉर्मेशन है, इसमें हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है। हम ये भी बोल सकते हैं कि भैया 3 ग्राम ऑफ मेटल डिस्प्लेसेस 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, ठीक। फाइंड इट्स इक्विवेलेंट वेट। बोला 3 ग्राम ऑफ मेटल displaces 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, तो डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं उसमें हम। तो उसमें भी आएगा 3, नीचे हाइड्रोजन का वेट, तो ऊपर बेटा इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए एलिमेंट का वेट ऑफ एलिमेंट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन इनटू 1.008। क्लियर मेरे बच्चों। तो ये था हमारे पास इक्विवेलेंट वेट 3 बाय, जहां वेट ऑफ क्या दिया, हाइड्रोजन, यहाँ वेट ऑफ मेटल। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, क्लियर। लेकिन देयर वाज अ बिग प्रॉब्लम। अब ये बिग प्रॉब्लम क्या थी, मैंने कहा देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। बिग प्रॉब्लम क्या थी कि बेटा हमारे पीरियोडिक टेबल्स, बेटा हाइड्रोजन का नहीं, इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का नहीं चाहिए, मेटल का ही चाहिए मेरे बच्चे। अरे हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट तो 1 ही है ना, वो तो गलती से लिख क्या होगा, वो तो ये तो 1 ही है बेटा। इक्विवेलेंट वेट किसका निकाल रहे हैं आप, मेटल का ही निकाल रहे हैं, एलिमेंट का ही निकाल रहे हैं, ओके। क्योंकि मेरे बच्चे हाइड्रोजन का तो वही इक्विवेलेंट वेट है। तो देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 3 ग्रुप्स ऐसे हैं जो बेसिकली हाइड्रोजन से रिएक्ट ही नहीं करते, इसको बोलते हैं हाइड्राइड गैप, ठीक। तो एज माय गुड स्टूडेंट्स मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा कि हमारे पीरियोडिक टेबल में तुमने मेरे को बताना कौन से 3 एलिमेंट है, कौन से 3 ऐसे ग्रुप्स हैं जो हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करते, जहां पीरियोडिक टेबल में हाइड्राइड गैप कहां होता है, पीरियोडिक टेबल में हाइड्राइड गैप कहां होता है, प्लीज
ये मेरे को बताना ढूंढ के, है ना, नहीं होगा तो मैं तो बताऊंगा, बट ये ठीक आप कोशिश करना ढूंढने की कि कौन सा पार्ट है पीरियोडिक टेबल में, ठीक, मेटल्स का जो रिएक्ट नहीं करता हाइड्रोजन के साथ। बेटा नोबल गैसेस मत बोलिए, क्योंकि नोबल गैसेस तो सभी के साथ रिएक्ट नहीं करती, बहुत कम रिएक्शन देती हैं, ठीक। यहां उसकी बात नहीं हो रही, मैं मेटल्स की बात कर रहा हूं। देयर आर सर्टेन मेटल जो है वो कई बार रिएक्ट नहीं करते हाइड्रोजन से, हमें वो ढूंढना। अब अगर ऐसा हुआ कि मेटल रिएक्ट ना करते हुए, तो अब जिसको अभी मैंने पूछा ही नहीं, तुमने अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड, वैसे बिल्कुल सही है। देखो बेटा कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, बट एनी हाउ बाकियों को ढूंढना है। आपके पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा ग्रुप है जो हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करता, ठीक, वो आपने ढूंढना है। अब माय डियर बच्चों, जब हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करेगी कोई चीज, तो फिर हम कैसे निकालेंगे उसका इक्विवेलेंट वेट? तो फिर हमें एक नया स्टैंडर्ड लेना पड़ा, ठीक, जो सबसे रिएक्ट करता हो, जिसकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा हो। तो हमारे दिमाग में आया ऑक्सीजन, है ना, काफी रिएक्टिव है। तो एक और हमारे पास बन गया कि हम ऑक्सीजन के हिसाब से देखें, लेकिन ऑक्सीजन के कितने वेट के साथ देखें ये भी ध्यान दें। तो हमने एक दूसरा स्टैंडर्ड ले लिया, ये पहला स्टैंडर्ड था, एक दूसरा स्टैंडर्ड ले लिया, और वो कौन सा लिया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो था वो था वेट ऑफ एन एलिमेंट, वेट ऑफ एन एलिमेंट which reacts with हम बोलेंगे 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, which react with 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब ये 8 पार्ट कहां से आया? ठीक, ये 8 पार्ट कहां से आया? देखो बेटे, हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन था बेसिकली, वो तो कई चीजों का हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं करता था, तो हमें ऑक्सीजन लेना पड़ा, करेक्ट, ठीक। तो ऑक्सीजन का अपना इक्विवेलेंट वेट कितना है? व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन? बेटा ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट हम देखेंगे हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाता है? H2O, यानी 2 ग्राम रिएक्ट विद 16 ग्राम। तो बेटा 1 ग्राम विल रिएक्ट विद 8 ग्राम। देखा जाए ये 8 पार्ट जो है ये ऑक्सीजन का क्या है? इक्विवेलेंट वेट। समझ में आई? वो हाइड्रोजन के साथ देखना था, तो हमने यहां पे लिया वेट ऑफ एन एलिमेंट व्हिच रिएक्ट्स विद 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन के साथ कितना वेट ऑफ एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है, वो हमारे पास क्या है? वो बेटा हमारे पास इक्विवेलेंट वेट है। अब इसके हिसाब से देखें तो बेटा इक्विवेलेंट वेट अगर निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट ऑक्सीजन के हिसाब से निकाले, तो ऑब्वियसली ऊपर लिखेंगे वेट ऑफ एलिमेंट, नीचे क्या लिखेंगे? वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू क्या कर देंगे? 8। वेट ऑफ एलिमेंट बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू 8। तो इसको बोल देंगे बेटा अपन लोग ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड, ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड, और इसको क्या बोल देंगे? ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो ये ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड है या ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट मेथड है मेरे बच्चों? समझ में आई बात? यानी वेट ऑफ एलिमेंट बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू 8। जैसे अगेन से क्वेश्चन लिखते हैं और हमें क्वेश्चन में दे दिया गया कि 3 ग्राम ऑफ मेटल, 3 ग्राम ऑफ मेटल reacts with 3 gram of metal reacts with oxygen to give 5 gram of its oxide, find the equivalent weight of element, find the equivalent weight of metal, find the equivalent weight of मेटल। हमें मेटल का इक्विवेलेंट वेट बताना है बच्चे। तो देखो बेटा, अब सिंपल इक्विवेलेंट वेट निकालना है,
तो वेट ऑफ एलिमेंट कितना है 3। अब वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है बेटे 5। तो ऑक्साइड बना है, ऑक्साइड में ऑक्सीजन भी है और ऑक्साइड में मेटल भी है, तो दोनों चीजें है ना बेटा। अब हमें सिर्फ यहाँ वेट किसका चाहिए था ऑक्सीजन का, तो 5 में से 3 तो मेटल ही है, तो ऑक्सीजन का कितना हुआ 2 हो गया बेटा, समझ में आया। और इनटू कितना हो गया 8 हो गया, ऑटोमेटिकली यहां से कटा कितना आ गया 12। तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट क्या आ गया बच्चे 12 आ गया। तो ये एक नया मेथड आ गया। अब हम ऑक्सीजन के साथ देखते हैं, जैसे हमने बोला था कि या तो ऑक्साइड बने या ऑक्सीजन डिस्प्लेस कर दे कोई एलिमेंट, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी बोली जा सकती थी। तो इस तरह से हमारे पास इस पर्टिकुलर जगह पे हम बोल रहे हैं कि वेट ऑफ एलिमेंट बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू A इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट एलिमेंट। आर यू क्लियर बच्चों? अब देखो मेरे पुत्र, यहां तक तो हमें समझ में आ गया, ठीक। लेकिन एक और नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई बेटा, ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव। तो कई चीजों के साथ वो इतना ज्यादा रिएक्ट कर जाता है, इन्हीं चीजों के साथ वो इतना ज्यादा रिएक्ट कर जाता है मेरे बच्चों कि बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाती है। इट इज वेरी मच रिएक्टिव ना, तो कई चीजों के साथ एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है। और बेटा जिसके साथ ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन देगा, तो बेटा हम अगर उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहेंगे तो हमारी फोटो पे हाथ चढ़ जाएगा, है ना, क्यों? ठीक। तो बिकॉज ऑक्सीजन इज क्वाइट एक्सप्लोसिव, कईयों के साथ इन सम ऑफ द मेटल ऑक्सीजन रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली, तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाले भाई? ठीक, ये थोड़ी इक्विवेलेंट वेट निकालने के चक्कर में फोटो में हाथ थोड़ी पर डलवा लेना मेरे दोस्त, ठीक। तो हमें कोई और स्टैंडर्ड भी चाहिए था, बिकॉज ऑक्सीजन कैन रिएक्ट एक्सप्लोसिवली, तो एक और स्टैंडर्ड भी चाहिए था। तो हमने एक तीसरा स्टैंडर्ड लाने की कोशिश की। अब तीसरा स्टैंडर्ड क्या था भाई हमारे पास? हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए था जो रिएक्टिव तो होता हो, ठीक। हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए था जो रिएक्टिव तो होता हो लेकिन एक्सप्लोसिव ना होता, बहुत ज्यादा भी नहीं होता हो, ठीक। तो हमने एक तीसरा एलिमेंट लिया, बोला क्लोरीन। क्या लिया? क्लोरीन। अब क्लोरीन क्या कहता है? तो उसमें क्या आएगा कि वेट ऑफ एन एलिमेंट, वेट ऑफ एन एलिमेंट which reacts with weight of an element which reacts with 35.5 part of क्लोरीन। अब क्लोरीन का कितना लिया आपने बेटे? क्लोरीन का लिया 35.5। क्यों लिया 35.5? बेटा क्लोरीन का हाइड्रोजन क्या बनाता है बेटे? क्लोरीन का हाइड्रोजन HCl बनाता है। क्या बनाता है? HCl। तो 1 के साथ क्लोरीन का वेट 35.5, तो एक्चुअली ये 35.5 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। 35.5 इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। तो हमने बोला वेट ऑफ एन एलिमेंट व्हिच रिएक्ट्स विद 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन, ये इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट का होगा। Weight of an element which reacts with 35.5 part of chlorine, ये इक्विवेलेंट वेट किसी भी एलिमेंट का होगा। यानी अब हमारे पास आएगा क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। अब क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड हमें क्या जवाब देगा बेटा? बोलो। सिंपल बात है, ये बोलेगा कि इक्विवेलेंट वेट जो होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट is weight of element divided by weight of chlorine into 35.5। ठीक है जी। अब 35.5 के साथ हो गया मेरे दोस्त। सो इज देयर एनी प्रॉब्लम ना? तो अगर वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर दूं और कह दूं कि 3 ग्राम ऑफ मेटल gives 5 gram of its chloride, find the equivalent weight
of element. Find the equivalent weight of element. 3 gram of metal gives 5 gram of its chloride. Find the equivalent weight of element. तो बेटा अब कैसे निकालोगे? बेटा equivalent weight of metal कितना है? 3 और weight of chlorine कितना है? 5 में से चला गया 3, कितना हुआ? 2 into 35.5. बोलो सॉल्व कर सकते हैं अपन? तो ये तीसरा स्टैंडर्ड हमारे पास आ गया। तो माय डियर बच्चों, इस हिसाब से देखा जाए तो अब हमें खतरा सारा खत्म हो गया। अब भैया हम किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकेंगे। अरे यार एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, अगर हाइड्रोजन से नहीं कर सकेगा ऑक्सीजन से कर लेगा, ऑक्सीजन से एक्सप्लोसिव होगा तो क्लोरीन से करेगा, अरे किसी एक के साथ तो करेगा। ठीक, तो आज के संदर्भ में आज जब हम इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन करते हैं तो डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइन को मिला के करते हैं। वेट ऑफ एन एलिमेंट विच, बेटा अपने प्लीज वीडियोस एंड ऑडियोस बंद रखा करें। सर नोट डाउन कर रहे थे क्वेश्चन। नोट डाउन करें, कोई बात नहीं। नोट डाउन करें, वो जरूरत जब होगी मैं खुद बताऊंगा मेरे बच्चे, डोंट वरी अबाउट। अब हमारे पास क्या है, मैं कह रहा हूं कि वेट ऑफ एन एलिमेंट विच रिएक्ट्स विद 1.008 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन और it reacts with the weight of element which reacts with 8 part of oxygen or weight of an element which reacts with 35.5 part of chlorine is called as equivalent weight of element। तो यहां से अब equivalent weight की definition हमारे पास आ गई। Alright, is the weight of element which reacts with 1.008 part of hydrogen, or it is weight of element which reacts with 8 part of oxygen, or it is weight of element which reacts with 35.5 part of chlorine। अब तुम्हें ये समझ में आ गया हाइड्रोजन हमने क्यों लिया था लाइटेस्ट, फिर ऑक्सीजन क्यों लिया था हमने? बेटा क्योंकि हाइड्रोजन कईयों के साथ रिएक्ट नहीं करता था तो हमने साथ में क्या ले लिया था? ऑक्सीजन भी ले लिया था। ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव हो सकता था तो हमने साथ में क्या लिया? क्लोरीन भी लिया। बोला इनमें से कोई तो रिएक्ट करेगा, इधर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और क्लोरीन कोई तो रिएक्ट करेगा एलिमेंट के साथ, और इसका 1 लाइटेस्ट नोन मास था इसलिए बेटे इसका हमने क्या लिया? 8, क्योंकि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 था बेटा, और इसका 35.5 क्योंकि क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट 35.5 था, और हमने ये तो बोला ही था कि इक्विवेलेंट वेट मिनिमम मास होता है, यानी ये एक मिनिमम मास है जिसके मल्टीपल्स में ये रिएक्ट करेंगे। जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट करता है इन मल्टीपल्स ऑफ 1, ऑक्सीजन रिएक्ट करता है इन मल्टीपल्स ऑफ 8, क्लोरीन रिएक्ट करता है इन मल्टीपल्स ऑफ 35.5। गॉट इट? तो ये 3 डेफिनेशन हो गई और इससे 3 फॉर्मूला बनाए हमने। ठीक, वो तीनों फॉर्मूला को रिमाइंड कर लो। एक था हाइड्राइड फॉर्मेशन मेथड, और या फिर इसको जिसको बोलते थे हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक, हाइड्राइड फॉर्मेशन मेथड, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो दैट इज weight of element, equivalent weight of element upon weight of hydrogen into 1। ये पहला हो गया भाई, दूसरा ये फर्स्ट हो गया, और दूसरा बोला ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड, या जिसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक, दैट इज वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू इट। इस तरह से तीसरा मेथड क्या लिए बेटा? हम तीसरा मेथड लिए क्लोरीन फॉर्मेशन मेथड या क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड।
अब क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड जो था उसमें क्या फॉर्मूला बताए, बोला वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन वेट ऑफ क्लोरीन इनटू 35.5। तो बच्चों ये इसकी डेफिनेशन हो गई और ये इसके 3 मेथड हो गए जिससे हम पहले इनिशियली इक्विवेलेंट वेट निकाले। ठीक है ना, धीरे धीरे हमारी नॉलेज बढ़ने लगी। जब नॉलेज बढ़ने लगी तो हमें ये समझ में आने लगा कि भाई हाइड्रोजन इतने में क्यों रिएक्ट करता है, ये इतने में क्यों रिएक्ट करता है, ये इतने में ही क्यों रिएक्ट करता है, ठीक, इसी के मल्टीपल्स में क्यों रिएक्ट करता है। ठीक, तो तब हमारे दिमाग में आई और चीजें। तो ये तो था बेसिक इक्विवेलेंट वेट कहां से निकला और क्या था। अब हम आज की डेट में इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, प्लीज सी। देखो मेरे बच्चों, सबसे पहले हम यहां पर क्या देखेंगे, आज की डेट में इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं। बेटा देखो, आज अगर हम बोले इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट्स, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, तो सिंपली कहा जा सकता है इट इज एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। बेटा वैलेंसी में लिखने में वैलेंस आता है, बोलने में वैलेंसी बोला जाता है। तो अगर कभी आपको y भी लिख के दे दे तो गलत नहीं है और ऐसे भी लिख के दे दे तो गलत नहीं है। ठीक, जैसे बेटा अब हाइड्रोजन की बात करो, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट, ऑब्वियसली हाइड्रोजन का मास 1.008 और वैलेंसी बोलो 1, तो आ गया ना 1.008। क्यों जी। ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 2 हो गया ना 8। क्लोरीन का अगर आप एटॉमिक मास बोलो 35.5, वैलेंसी कितनी होती है 1, तो आया ना 35.5। ऐसे ही कल को आपको सोडियम का इक्विवेलेंट वेट पूछ दिया जाए तो माय डियर बच्चों, सोडियम का एटॉमिक मास 23, वैलेंसी कितनी 1, तो इक्विवेलेंट मास कितना 23। कल को मान लो आपसे मैं मैग्नीशियम का पूछना चाहता हूं, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 होता है और वैलेंसी 2 होती है, तो बेटा इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 12। सर अगर आप नाइट्रोजन का बता दो तो बहुत अच्छा होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, वैलेंसी 3, तो 14/3 हो गया। ठीक, इसी तरह से किसी का भी निकालना हो तो हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, ये किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट होता है। पर सर हमारे को एक दिक्कत ये है कि कई चीजें तो हमारे पास डबल वैलेंसी शो करती हैं कि नहीं। जैसे आयरन FeCl2 भी बनाता है और FeCl3 भी बनाता है, यानी ये 2 वैलेंसी भी शो करता है और ये 3 वैलेंसी भी शो करता है। इट शोज वैलेंसी 2, इट कैन शो वैलेंसी 3, ये दोनों तरह की वैलेंसी शो करता है। अभी क्या माने, तो बेटा इसके लिए हमें कंपाउंड का पता होना चाहिए। अगर वेरिएबल वैलेंसी हो तो किस कंपाउंड में इक्विवेलेंट वेट पूछा है हम वो निकालेंगे। जैसे अगर इसमें पूछा होता इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन, इसमें पूछा हुआ हो तो आएगा एटॉमिक मास आयरन का 56, वैलेंसी कितनी 2। और अगर इसमें पूछा हो तो इसमें आएगा 56 डिवाइडेड बाय क्या 3। यानी जिन चीजों की वैलेंसी वेरिएबल होती है उसमें हमें कंपाउंड पता होना चाहिए किसमें पूछा है और उसी के हिसाब से आंसर दे सकते हैं। समझ में आई मेरी बात। अब एक बात और सुन ले, ये इक्विवेलेंट वेट सिर्फ आयरन का निकाला हमने, FeCl2 का नहीं। ये इक्विवेलेंट वेट यहां पे आयरन का निकाला, FeCl3 का नहीं।
अगर हमें इसका पूरे का निकालना होता, वो आगे निकालेंगे अपन, तो आता बेटा आयरन का एटॉमिक मास या आयरन का इक्विवेलेंट मास प्लस क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास, आयरन का इक्विवेलेंट मास प्लस क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास, ठीक। और यहां पे भी आयरन का इक्विवेलेंट मास प्लस क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास, तब पूरे का होता। अभी हम सिर्फ एलिमेंट का देख रहे हैं, ऊपर देखिए एलिमेंट का देख रहे हैं, ठीक। डोंट वरी, आपको और एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लो एक है मेरे पास CuCl, इसको Cu2Cl2 लिख देते हैं, और दूसरा होता है CuCl2। यहां कॉपर की वैलेंसी कितनी आ रही है? 1। वो कैसे? वो ऐसे नहीं करते यार, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, आपस में क्या कैंसिल। तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 1, जबकि इसकी वैलेंसी यहां पे कितनी है? 2। गॉट इट और नॉट? ठीक। तो बेटा यहां पे अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर पूछा जाए, तो कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है 63.5 होता है। कितना होता है? 63.5 होता है, डिवाइडेड बाय 1, डिवाइडेड बाय 1, इक्विवेलेंसी 1 है। और यहां पे 63.5 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 2, इक्विवेलेंसी 2 है। तो सबसे पहली बात, इक्विवेलेंट वेट जब हम एलिमेंट का निकालते हैं बेटा, एटॉमिक मास बाय वैलेंसी होता है। जिन चीजों की तो वैलेंसी वेरिएबल नहीं है, डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं, और जिन चीजों की वैलेंसी जो वेरिएबल हो, उसमें हमें ये पता होता है कौन से कंपाउंड में पूछा, उसके हिसाब से आंसर दे सकते हैं। समझ में आई? वेरिएबल वैलेंसी वालों को अदरवाइज आंसर नहीं दे सकते, जब तक हमें कंपाउंड लिख के ना दिया हो, हम नहीं बता पाएंगे। तो ये एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट हुआ। पर बेटा क्या दुनिया में सिर्फ एलिमेंट ही होते हैं? कोई और चीज नहीं होती? क्या कंपाउंड नहीं होते? है ना? तो इक्विवेलेंट वेट तो उनका भी चाहिए। तो दूसरी बात आ गई कि ये तो इक्विवेलेंट वेट बेटा हमने निकाला डेफिनेटली एलिमेंट का, लेकिन हमारे पास कंपाउंड्स भी होते हैं, और कंपाउंड्स में बेटा हमारे पास एसिड्स भी होते हैं, बेस भी होते हैं, सॉल्ट भी होते हैं, ठीक। तो प्लीज थोड़ा सा देंगे यहां ध्यान, ये मिटा दूं। अब इक्विवेलेंट वेट अब निकालेंगे सबसे पहले एसिड का इक्विवेलेंट वेट, इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड। तो अब हम निकालना चाह रहे हैं सेकेंड बात, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड। तो व्हाट द हेल इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड? बेटा यहां पे आएगा मोलर मास, मोलर मास बाय बेसिसिटी, मोलर मास बाय बेसिसिटी। नाउ व्हाट द हेल इज बेसिसिटी? बेटा बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन। कोई चीज कितने हाइड्रोजन दे सकती है, उसको उसकी बेसिसिटी बोला जाता है, ठीक। समझ में आया? कि मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। एनी डाउट्स? तो यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड की जब हम बात करते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड क्या होता है? बेटा मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, दैट इज नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन। कोई एसिड कितने एच दे सकता है, ठीक। कोई एसिड कितने एच दे सकता है? जैसे अगर मान लो मेरे पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 पूछना है, तो H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो होगा 98, इसका इक्विवेलेंट वेट पूछा है, ठीक। 98 कितने H ये दे सकता है? बेटा यहाँ पे 2 H है, तो 2 H दे सकता है, तो डिवाइडेड बाय 2, इसलिए आंसर आएगा 49। अगर हमें बोलते इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl, ठीक है जी, तो ऑब्वियसली हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, 36.5, और कितने H ये दे सकता है बेटा? ये 1 H दे सकता है, डिवाइड बाय 1, तो इक्विवेलेंट वेट आ गया यहाँ पे 36.5 डिवाइडेड बाय 1।
गॉट इट? वहीं पर बेटे अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ से H3PO4 पूछा गया है, इसका H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट पूछा गया है, तो बेटा इसका मॉलिक्यूलर मास भी 98 होता है और H कितने दे सकता है? 3, तो डिवाइडेड बाय 3, तो यहां इसका इक्विवेलेंट वेट निकल गया। यानी इक्विवेलेंट वेट इज मोलर मास, जो इसका मॉलिक्यूलर मास है, डिवाइडेड बाय कितने हाइड्रोजन ये दे सकता है। अब सर यहां पे 2 थे तो 2 दिया, यहां 1 था तो 1 दिया, यहां पे 3 दिए 3 दिए। पर बेटा इससे हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती ना, हर लगा हुआ H डिस्प्लेसेबल नहीं होता। जैसे बेटे अगर मेरे पास H3PO3 है, मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट पूछा गया है, तो बेटे इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय, बेटा देखने में H कितने हैं? 3, बट एक्चुअली डिस्प्लेसेबल कितने होते हैं? 2। ये एक डाई बेसिक एसिड होता है। कैसा होता है? डाई बेसिक एसिड, यानी ये 2H देता है, होते 3 हैं पर देता 2 है। सिमिलरली अगर मेरे पास H2SO5 है, मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट पूछा है, तो बेटा मोलर मास डिवाइडेड बाय, देखने में H कितने हैं? 2, लेकिन एक्चुअली डिस्प्लेसेबल है 1। समझ में आई बात? ठीक, तो मोलर मास बाय 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं H3PO2 लेता हूं, यहां मोलर मास डिवाइडेड बाय 1 आता है, जबकि डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन देखने में कैसे लग रहे हैं? 3, पर आ कितना रहा है? 1। इसी तरह से अगर मैं H3PO3 लेता हूं, तो इसका इक्विवेलेंट मास मोलर मास डिवाइडेड बाय 1 ही होता है, देखने में H3 है, पर सर ये क्या मजाक है, हमें कैसे पता चलेगा? आपको तो पता है। देखो बेटा केमिस्ट्री सीखना एक दिन का काम तो है नहीं, इट टेक्स टाइम टू लर्न केमिस्ट्री। अब जो हमारे पास ये एसिड्स हैं जिसमें देखने में अलग है पर डिस्प्लेसेबल अलग है, ये इनका स्ट्रक्चर जान लेने के बाद पता चलता है, और स्ट्रक्चर जानना भी तुम्हारे लिए समय लगेगा बेटा। ठीक, यू विल कम टू केमिकल बॉन्डिंग, तो मैं तुम्हें स्ट्रक्चर निकालने सिखाऊंगा कैसे होते हैं, और फिर तुम्हें इसकी बेसिसिटी अपने आप आएगी। बट तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए अभी मैं इसको जरूर एक बार एक्सप्लेन जरूर करना चाहूंगा, ताकि आपके मन में कहीं परेशानी ना रहे। ठीक, देखो समझो मेरी बात। बेसिकली अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं H3PO3 का, या मैं कुछ एक का स्ट्रक्चर बनाता हूं, मान लो मुझे स्ट्रक्चर बनाना है H2SO4 का और उसकी बेसिसिटी निकालनी है, H3PO4 का उसकी बेसिसिटी निकालनी है, H3PO3 का उसकी बेसिसिटी निकालनी है, H3PO2 का उसकी बेसिसिटी मैं निकाल के बताता हूं। बेटे इसका स्ट्रक्चर तुम्हें भी आ जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ मेरी बात समझो। इसमें सल्फर के साथ ऐसे 4 बॉन्ड बने हुए, ठीक। अब इसमें सबसे पहले मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, वो लगा दिया जाता है, O 4 O है। अब 2H है तो हमने 2H लगा दिए, एक यहां लगा दिया, मान लो एक यहां लगा दिया, तो ये ऑक्सीजन आपको पता डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ये स्ट्रक्चर बन गया H+O4। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H+O4। सिमिलरली अगर बेटे मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, तो P में ऐसे ही करके हम 4 बॉन्ड बनाया करते हैं, ठीक। ऑक्सीजन कितने हैं? 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने लगे हैं बेटा? 3, 1 2 3 हाइड्रोजन लग गए, तो ये ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। ये स्ट्रक्चर बनता है H3PO4 का। अब इधर आ जाते हैं, इधर P और ये 4 बॉन्ड। अब ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? 3, तो 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, ठीक है बच्चे।
अब एक जगह खाली बची है ना, और हाइड्रोजन कितने हैं? 3, तो एक हाइड्रोजन यहां, एक इसके साथ, एक इसके साथ, यहां डबल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर बना H3PO3 का। अब यहां आ जाओ, पी के यहां टेक, ये 4 बॉन्ड्स, ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? 2, तो 1 2, अभी 2 जगहें खाली है ना पुत्र, 2 जगहें खाली है, तो एक H यहां, एक H यहां और एक H यहां, 3 H लगाने थे, 2 खाली जगह पे और एक यहां, और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ गया, ये वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ गया। सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ दीज एसिड्स। अब बेटा ध्यान में रखेंगे, जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ते हैं वो डिस्प्लेसेबल होते हैं। इनमें, इन एसिड्स में, इनको ऑक्सो एसिड बोलते हैं बेटा, ये फ्यूचर में पढ़ोगे तुम, जिसमें नॉन मेटल भी हो, ऑक्सीजन भी हो, हाइड्रोजन भी हो, इसको ऑक्सो एसिड बोलते हैं। इसमें जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ेंगे वही डिस्प्लेसेबल है, वही उसकी बेसिसिटी है। तो अगर मेरे को इसकी बेसिसिटी निकालनी है तो बोलो इसमें कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हैं? इसमें 1 और 2, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 थी। इसमें कितने जुड़े ऑक्सीजन थे? 1 2 3, तो बेसिसिटी 3 थी। इसमें कितने जुड़े ऑक्सीजन थे? 1 और 2, सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन से जुड़े हैं, तीसरा तो किससे जुड़ा है? हाइड्रोजन, फास्फोरस से, वो डिस्प्लेसेबल नहीं है। डिस्प्लेसेबल सिर्फ जो ऑक्सीजन से जुड़े हैं। ऑक्सीजन से कितने जुड़े हैं? 2, तो बेटा इसकी बेसिसिटी 2, हालांकि देखने में हाइड्रोजन कितने थे? 3। समझ में? यहां आ जाते हैं, यहां ऑक्सीजन से कितने जुड़े हैं? 1, ठीक, ये 2 फास्फोरस से, तो बेटा 1 ही जुड़ा है, तो डिस्प्लेसेबल कितना होगा? 1, हालांकि देखने में हाइड्रोजन कितने थे? 3। तो बेसिकली जब हम इसकी बेसिसिटी निकालते हैं किसी भी एसिड की, किसी भी एसिड की बेसिसिटी, तो उसका स्ट्रक्चर जानना पड़ता है। उसका स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे बेटा केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, क्लियर? अभी मैं यहां नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो उसका स्ट्रक्चर आगे पढ़ेंगे, खुद ही निकालना आ जाएगा तुम्हें। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो हाइड्रोजन डिस्प्लेसेबल होता है बेटा जो ऑक्सीजन से जुड़ा हो इन ऑक्सो एसिड्स। ऐसा नहीं कि दुनिया में ऑक्सो एसिड ही होते हैं, HCl भी है, HF भी है, तो वहां तो वैसे ही एक ही H है ना बेटा, वो तो डिस्प्लेसेबल है ही है। जैसे HCl है, उसमें ऑक्सीजन नहीं ढूंढ रहे हम, वो हाइड्रा एसिड होते हैं। हम ऑक्सीजन, उसमें बेसिसिटी का फर्क नहीं होता बेटा। जिसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कोई नॉन मेटल हो, उसमें बेसिसिटी का फर्क हो सकता है, बाकियों में बेसिसिटी का फर्क भी नहीं होता है। यानी ऑक्सो एसिड में बेसिसिटी का फर्क हो सकता है, बाकी कहीं नहीं होता है। और ऑक्सो एसिड का बेसिसिटी का फर्क हम निकालते बाय नोइंग द स्ट्रक्चर, बट अकेला स्ट्रक्चर भी नहीं, उसका किस तरह का एसिड है उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे H3PO3 का अलग तरीके से निकलेगा, ठीक, इट विल टेक सम टाइम, ठीक, इसको अभी नहीं हम बता पाएंगे, ये आगे फ्यूचर में समझ पाएंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड इज मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी। और सर बोला बेसिसिटी क्या है? नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन। नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन क्या? जो H दिए जा सकते हैं। जैसे H2SO4 में 2 होता है, बाकी सब में ठीक है। जो एक्सेप्शन अभी बता रहा हूं वो थोड़ा ध्यान में रखना, फ्यूचर में वैसे ही क्लियर हो जाएगा। एक्सेप्शन में ये H3PO3 लिख लो, H2SO5 लिख लो, H3BO2 लिख लो, H3BO3 लिख लो। इनकी बेसिसिटीज मैंने लिखी है, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1, ठीक है जी। फिलहाल के लिए ये सब लिख लो ताकि इनमें कोई भी आए तो आपको प्रॉब्लम ना आए, आप कर सको, ठीक। एक्सेप्शन तो और भी होती हैं, बट अभी फिलहाल के लिए ये लिख लो, फिर आगे फ्यूचर में अपने आप निकालते रहेंगे भाई। जब हमें स्ट्रक्चर का ज्ञान हो जाएगा, ऑक्सो एसिड्स का पता चल जाएगा, तो हम इसको और भी अच्छे से निकाल सकेंगे। बट फिलहाल ये एक्सेप्शन ध्यान में रखना, और बाकी जितने H लगे वो डिस्प्लेसेबल है। तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट समझ में आया होगा। एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी, मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी, और बेसिसिटी है नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन।
जितने H डिस्प्लेसेबल है बेटा, इनको छोड़ के बाकी जितने H लगे वो डिस्प्लेसेबल हो सकते, परंतु क्लियर, मिटा दो इसको। लेकिन बच्चों एक खास बात क्या, कि मान लो हमारे पास यहां पे H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट पूछा है, तो हमने तो निकाल दिया है। क्या निकाला है? 48/2, 98/2, 49, क्लियर। बट कल को ऐसे बोल दिया, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 in following reaction. Find the equivalent weight of H2SO4 in following reaction. और रिएक्शन क्या है हमारे पास? हमें दिया H2SO4 plus NaOH giving us NaHSO4 plus water. अब इस रिएक्शन में हमें H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट पूछा है। बेटे H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट तो यही हुआ करता है, क्योंकि इसमें कोई वो भी नहीं है कि बेसिकली अलग अलग होगी। बट जरा इस रिएक्शन में ध्यान दो, यहां 2 H थे, एक अभी भी नहीं गया है, सिर्फ एक ही डिस्प्लेस हुआ है। देखो यहाँ पे H2SO4 था, यहाँ HSO4, अभी भी एक H बचा है ना, तो डिस्प्लेसेबल कितना हुआ? सिर्फ यहां इस रिएक्शन में एक ही डिस्प्लेस हुआ था। इसलिए इस रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट जो होगा ऑफ H2SO4 वो लिखेंगे मोलर मास इसका 98 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि डिस्प्लेस हमने 1 ही किया है। तो कहने का मतलब अगर रिएक्शन ना दिया होता तो हम ऐसे निकालते, अगर रिएक्शन ना दिया होता और बोलते इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 तो ऐसे निकालते। बट अगर रिएक्शन दिया हो तो रिएक्शन में कितने H चले गए उसके हिसाब से निकालते। जैसे हमें ये पता है कि H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना है? 98/3 पक्का। अगर हमसे पूछे H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट बताओ, बोला 98/3 है सर। पर कल को बोल दिया इस रिएक्शन में ढूंढो H3PO4 प्लस NaOH गिविंग अस Na2HPO4 प्लस 2 वाटर। अब इस रिएक्शन में हमसे पूछ लिया कि H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालो। वैसे तो वो क्या होता है, 3 H है, तीनों के तीनों डिस्प्लेसेबल है, तो वो आना चाहिए 98/3, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 98 होता है। लेकिन यहां ध्यान दो, यहां H3 है, लेकिन यहां अभी भी 1 बचा हुआ है कि नहीं, है ना बेटा? इसका मतलब तीनों डिस्प्लेस हुए नहीं है, हो सकते थे पर हुए नहीं है। हुए सिर्फ कितने हैं? हुआ सिर्फ 2 है। इसलिए यहां पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 जो होगा वो होगा 98 इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। बच्चों क्लियर? तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? बोले सर मोलर मास बाय बेसिसिटी, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन। और नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन हमने पढ़ा कि कई चीजों में वेरिएबल भी होते हैं, पर इनमें वेरिएबल नहीं है, हमने ऐसे याद रखा था। लेकिन अगर इनका रिएक्शन दिया हो तो एक अलग बात होती है। रिएक्शन में पूछा तो हो सकता है सारे रिएक्ट ना किए हो, तो बेटा ये रिएक्शन में दिया तो अलग तरीके से निकालना, अगर रिएक्शन नहीं दिया तो ऐसे निकाल देना डायरेक्ट। और बेटा कुछ एक्सेप्शन जो तुम्हें बताई वो थोड़ा अभी के लिए ध्यान में रख लो, ठीक? मैं कभी रटवाता नहीं हूं, आगे मैं खुद ही करवा दूंगा तुम्हें। तो हमारे पास H2SO5 की बेसिसिटी कितनी? 1, H3PO3 की बेसिसिटी कितनी? 2, H3PO2 की बेसिसिटी कितनी? 1, H3BO3 की बेसिसिटी कितनी? 1। ये एक्सेप्शंस थोड़ी ध्यान में रख लो फिलहाल के लिए, ठीक? 3-4 ये भी करवाई, बाकी बाद में देखेंगे, ठीक? क्लियर हो गया मेरे बच्चों? ये हो गया एसिड का इक्विवेलेंट वेट। तो बेटा बिना इक्वेशन के कैसे और इक्वेशन के साथ कैसे? क्लियर? एक्सेप्शंस बेटे बहुत सारी हैं, मैंने सिर्फ आपको 4 एक्सेप्शन लिखवाई हैं जो अभी आपको लिखवाई, बहुत सारी हैं। मैंने बोला
H3PO3 बेसिसिटी 2, फिर H3PO2 बेसिसिटी 1, H2SO5 बेसिसिटी 1, H3BO3 बेसिसिटी 1। ठीक, ऐसे और भी होती है जैसे H4P2O5, H4P2O5 बेसिसिटी होती है 2। देखने में 4 होते हैं लेकिन बेसिसिटी होती है 2। तो वो खैर आगे समझ में आ ही जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड हमने निकाला। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ, अगली बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ बेस। अरे दुनिया में सिर्फ एसिड थोड़ी है, क्या बेस नहीं है? तो हमें इक्विवेलेंट वेट बेस का भी निकालना है। तो बेस का क्या होगा बेटा? बेस का होगा मोलर मास अपॉन एसिडिटी, मोलर मास अपॉन एसिडिटी। नाउ व्हाट द हेल इज एसिडिटी? बेटा एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH, डिस्प्लेसेबल OH, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH, दैट इज एसिडिटी। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, एसिड के लिए बेसिसिटी है और बेस के लिए एसिडिटी है, उल्टा चल रहा है ना भाई। ठीक, तो जैसे कल को मैं बोलूं NaOH का इक्विवेलेंट वेट निकालो, NaOH का इक्विवेलेंट वेट निकालो। ठीक, तो माय डियर बच्चों हम कैसे निकालेंगे? इसका मोलर मास 40 और इसमें एसिडिटी कितने OH दे सकता है मेरे बच्चे? 1, तो 40 डिवाइडेड बाय 1। ठीक, ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकालने को पूछ मत। ठीक, इसका मोलर मास है 74, वो निकाल सकते हो। कैल्शियम का 40, बाकी ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, उसके हिसाब से निकाल सकते हो 74। और कितने OH ये दे सकता है? ये OH 2 दे रहा है, तो डिवाइड बाय 2। मान लो अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का पूछा है तुम्हारे को, ठीक, तो मोलर मास डिवाइडेड बाय 3, यानी कितने OH कोई दे सकता है। ठीक, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ अ बेस इज मोलर मास अपॉन एसिडिटी नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल OH। बेटा जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती ना, पर हर OH डिस्प्लेसेबल जरूर होता है। ठीक, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है मेरे बच्चे। इसमें क्या है, अगर OH लगा है तो डिस्प्लेसेबल है, जितने भी OH लगे वो सारे डिस्प्लेसेबल, बशर्ते वो मेटल के साथ जुड़े हुए हों। बेटा अगर OH नॉन मेटल से होगा ना तो वो एक्चुअली बेस होता ही नहीं, वो एसिड होता है। कल को मैं तुमसे पूछूं, बोलूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ POH का होल थ्राइस निकाल दो। ठीक, अब आपने फटाफट से निकाला कि इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 OH था, तो बेटा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये बेस है ही नहीं, ये नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल OH से जुड़ेगा तो हमेशा एसिड। तो ये लिखेंगे कैसे? लिखते हैं H3, फिर नॉन मेटल लिखते हैं, फिर O को बाद में लिखते हैं। अरे तो 3 निकल आया, H3PO3 की बेसिसिटी क्या बताए? 2। तो बेटा आएगा इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। कल को मान लो मैं पूछ लेता BOH का होल थ्राइस, जो लल्लू बच्चे होते फटाफट देखते भी OH मोलर मास बाय 3, बोरोन इज अगेन नॉन मेटल। नॉन मेटल से अगर OH जुड़ेगा तो क्या होगा? एसिड। तो ये है। ठीक, तो ये लिखेंगे कैसे? आगे H3, क्योंकि 3 H है ना, फिर बीच में B और O कितना? 3, तो H3PO3। अरे ये तो वो है जिसका बेसिसिटी सर ने 1 बताया था। तो यहाँ पे मोलर मास डिवाइडेड बाय
1 हो गया। गॉट इट। तो एक बात जरूर है कि बेटा जितने OH बेस में जुड़े होते हैं डिस्प्लेसेबल होते हैं बशर्ते वो बेस हो। जितने OH बेस में जुड़े होते हैं डिस्प्लेसेबल होते हैं बशर्ते वो बेस हो। और बेस कब हो? जब OH मेटल से जुड़ा। अगर OH नॉन मेटल से जुड़ा है तो वो बेस नहीं है, वो एसिड है। जैसे यहां पे OH इज जॉइंट टू मेटल, सो बेस है। OH जॉइंट टू मेटल, बेस है। OH जॉइंट टू मेटल, बेस है। यहां OH जॉइंट टू नॉन मेटल, एसिड है। OH ज्वाइंस टू नॉन मेटल, एसिड है। अरे मेरे भाई पहले ये तो पता हो एसिड कौन सा, बेस कौन सा। मेटल से OH जुड़ा तो बेस, नॉन मेटल से जुड़ा तो एसिड। क्लियर? तो अगर मेटल से OH जुड़ा तो जितने जुड़े सब डिस्प्लेसेबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेटा बेस का भी समझ में आ गया होगा। तो आपको एसिड का आ गया, बेस का आ गया, एलिमेंट का आ गया। पर दुनिया में क्या सिर्फ एलिमेंट, एसिड और बेस ही है? कोई और चीज दुनिया में नहीं होती? होती है ना भाई। तो वो और चीज क्या होती है? तो देखिए अब हमारे पास अगली बात आ गई सॉल्ट। अगली बात क्या आ गई? सॉल्ट। तो चौथा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सॉल्ट। किसी भी सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट। सो माय डियर प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहता हूं, वो होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव वैलेंसी। ठीक, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी। क्यों? क्योंकि बेटा सॉल्ट में जितनी पॉजिटिव वैलेंसी होती है ना, उतनी ही तो नेगेटिव वैलेंसी होती है। तो नेगेटिव पॉजिटिव बराबर ही तो होते हैं। तो चाहे आप टोटल पॉजिटिव वैलेंसी बोल लो, चाहे टोटल नेगेटिव वैलेंसी बोल लो। जैसे अगर कल को मेरे को NaCl जो कि एक सॉल्ट है, उसका इक्विवेलेंट वेट पूछा है, तो इक्विवेलेंट वेट इसका क्या आएगा मेरे बच्चों? इसका मोलर मास। बेटा सोडियम का 23 और ये 58.5 इसका मोलर मास है। और इसमें टोटल पॉजिटिव वैलेंसी कितनी है मेरे बच्चों? सोडियम पे 1 पॉजिटिव, तो डिवाइड बाय 1, ये इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। जैसे मान लो मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड है, इसका मोलर मास 111 होगा। क्या है? 111। अब कैल्शियम पे कितनी वैलेंसी है? 2, तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 2, सीधे डिवाइड बाय 2। क्लियर हो गया? ठीक। जैसे अगर मान लो CuSO4 है, तो मोलर मास बाय टोटल पॉजिटिव वैलेंसी, कॉपर पे होता है +2, यानी कॉपर पे यहां पे क्या आती है? वैलेंसी 2। सल्फेट की -2 पड़ी होगी ना कभी, तो ये +2 यानी वैलेंसी 2, तो डिवाइड बाय 2। एक से ज्यादा मेटल लगाओ। सोडियम 1 पॉजिटिव, पोटाशियम सल्फेट, ये एक फॉर्मूला मेरे पास आ गया, सोडियम पोटाशियम सल्फेट या पोटाशियम सोडियम सल्फेट। अब इसमें इसके ऊपर +1, इसके ऊपर 1, यानी ये भी +1, ये भी +1, टोटल मिला के +2, तो इधर आया मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय 2। जैसे Mg NH4PO4, ये एक सॉल्ट है। MgNH4PO4, इसका इक्विवेलेंट वेट पूछे हो तो बेटा मोलर मास डिवाइडेड बाय, बेटे मैग्नीशियम पे +2, अमोनियम पे +1, टोटल मिला के +3, और फॉस्फेट पे क्या होता है? -3, तो डिवाइड बाय क्या आ गया? 3। गॉट इट? तो सॉल्ट के लिए क्या आ गया? मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव वैलेंसी। मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव वैलेंसी। गॉट इट और नॉट? बच्चे समझ में आया कि कैसे हम क्या निकालते? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। ठीक है बच्चे? अब इससे आगे चलते हैं। अगर बेटे हमारे पास
अगली बात आ जाती है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट अगर हो तो बेटा अब आता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट नो पहले तो समझ लें कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, ऑक्सीडाइज मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन दे, ठीक। और रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करे, ठीक, यानी कि रिड्यूस करना दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना होता है, ठीक, और ऑक्सीडाइज करना दूसरे के इलेक्ट्रॉन लेना होता है। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रॉन लेना या देना होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देना या लेना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जैसे ऑक्सीडेशन अपने आप किसी की हो रही हो तो बोला जाता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, और अगर रिडक्शन हो रही हो तो दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो बेसिकली अभी क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है मेरे बच्चों, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभी मालूम नहीं है, तो अभी सिर्फ इतना समझ लो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस है, कितने इलेक्ट्रॉन दिए या कितने इलेक्ट्रॉन लिए। इसलिए बेटा कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जब हम देखते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट का देखते हैं तो इसको बोलते हैं मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और टेकन। सिंपल बात, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट में मोलर मास बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन, ठीक। और वो कैसे देखा जाता है बेटा, उसके लिए हम एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्योंकि जब तक हम उसको नहीं पढ़ लेंगे मेरे बच्चों, तब तक हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देना लेना आएगा ही नहीं समझ में आई? ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, क्या उसकी एक्सेप्शंस होती हैं, किस तरह से होता है, उस सब को हमें पढ़ना पड़ता है। ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, इसको यहाँ पे आने के लिए काफी लंबी स्टडी की जरूरत है। बट फिलहाल के लिए हमने सिर्फ ये बोला कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज मोलर मास बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन। समझ में आया? तो देखो बेटा 5 चीजें देखी गई। तो इसमें हमारे पास क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, मोलर मास बाय बेसिसिटी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, मोलर मास बाय एसिडिटी, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव वैलेंसी, मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव वैलेंसी, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, मोलर मास बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन। यानी एक बात ध्यान दो, वो बात ये कि यहां देखो एटॉमिक मास किसके बराबर है? मोलर मास के बराबर। ये भी मोलर मास, ये भी मोलर मास, ये भी मोलर मास, ये भी मोलर मास, यानी ऊपर वाली चीज तो मोलर मास ही है। तो फिर इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है बेटा? इक्विवेलेंट वेट को हमने एक शॉर्टकट फॉर्मूला दे दिया, कहा इक्विवेलेंट वेट इज मोलर मास अपॉन n फैक्टर, अपॉन n फैक्टर। n फैक्टर या x फैक्टर बोल लो यार, कोई लोग इसको x फैक्टर पढ़ाते, कोई लोग इसको n फैक्टर पढ़ाते। तो जनरल हमने बोल दिया इक्विवेलेंट वेट इज मोलर मास अपॉन n फैक्टर। और n फैक्टर क्या था बेटा? एलिमेंट के केस में वैलेंसी होता हो, ठीक। एसिड के केस में वो बेसिसिटी था, बेस के केस में वो एसिडिटी था, सॉल्ट के केस में वो वैलेंसी था, और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के केस में वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन था। समझ में आई? तो हमने बोला इक्विवेलेंट वेट इज मोलर मास बाय n फैक्टर, इज मोलर मास बाय n फैक्टर। ये हमने इक्विवेलेंट वेट को निकालने की कोशिश की। अब ये जो n फैक्टर है अलग अलग जगह पे अलग अलग है, लेकिन जब हमने ध्यान से सोचा ना इसके बारे में, तो बेटा वैलेंसी का मतलब क्या होता है?
वैलेंसी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दे सकता है, ले सकता है, यही ना। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने देगा लेगा, वही तो वैलेंसी होती है। तो यानी वैलेंसी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन है। बेसिकली H पॉजिटिव देना। बेटा किसी ने H पॉजिटिव दिया तो H के इलेक्ट्रॉन लिए, तभी तो पॉजिटिव को भगाया, है ना। H पॉजिटिव देने का मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, जितने H पॉजिटिव दिए उतने इलेक्ट्रॉन लिए, तो इसका मतलब भी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लेना। अब यहां जो यहां ये इसमें OH नेगेटिव देना, बेटा किसने OH नेगेटिव दिए, OH नेगेटिव दिए तो नेगेटिव दिए, जितने नेगेटिव उतने इलेक्ट्रॉन दिए, यानी OH ने इलेक्ट्रॉन, जितने OH निकले उतने इलेक्ट्रॉन गए। अगर 2 OH निकले तो 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो ये भी इलेक्ट्रॉन देना है। ये इलेक्ट्रॉन कितने दे सकता है, ले सकता है, ये कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और पॉजिटिव वैलेंसी, बेटा पॉजिटिव चार्ज आता ही कब है, जब इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, तो ये भी एक तरह से इलेक्ट्रॉन देना ही है, और यहां तो लिखा ही है। तो एक्चुअली एन फैक्टर क्या है, एक्चुअली एन फैक्टर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और टेकन। कोई चीज इलेक्ट्रॉन लेती है और कोई चीज इलेक्ट्रॉन देती है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन, इसको अपन एन फैक्टर बोलते हैं बच्चों। ठीक, तो कल को कोई बोले एन फैक्टर क्या है, बोला कुछ नहीं है जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन है। ठीक, तो एलिमेंट के केस में वो वैलेंसी के बराबर होगा, एसिड के केस में बेसिसिटी के बराबर होगा, बेस के केस में एसिडिटी के बराबर होगा, सॉल्ट के केस में टोटल पॉजिटिव वैलेंसी के बराबर होगा, और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन होगा। तो हमारी कहानी आके रुकी कि इक्विवेलेंट वेट इज मोलर मास बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन। अब हमें देखना होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन दिए या कितने इलेक्ट्रॉन लिए। अब ये पचड़ा हमारे पास है, और इस एन फैक्टर को समझने के लिए हमें बेटा पूरा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो हम उसको पढ़ के चलेंगे बेटा। ठीक, इसको बता के चलेंगे कैसा है कैसे नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि बाद में फिर समय नहीं मिलता इक्विवेलेंट वेट पढ़ाने का। ठीक, तो आपको एक चैप्टर है बेटा हमारा आगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन। उसका एक बहुत मेजर सा चंक मुझे यही करवाना पड़ेगा, ताकि आपकी पढ़ाई में कहीं प्रॉब्लम ना आए, एक स्ट्रीम लाइन सी पढ़ाई रहे। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन टेकन तब नहीं देख सकते जब तक हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी नहीं आती, और ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है, कैसे निकालनी है। ठीक, बहुत सारे चैप्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। देखो बेटा, एक्चुअली केमिस्ट्री इज अ डेवलपमेंट, इट्स स्लो एंड स्लो। ठीक, बट स्टडीली मूव्स टुवर्ड्स परफेक्शन, सो इट टेक्स सम टाइम टू लर्न केमिस्ट्री। ठीक, एकदम से मन में बटरफ्लाइज नहीं आ जानी चाहिए, और ये भी पता चल जाए वो भी पता चल जाए, नहीं होता ऐसा। ठीक, इट टेक्स सम टाइम। जैसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी सीख लेंगे, इवन देन हमें केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कई स्ट्रक्चर्स के थ्रू निकलती है। ठीक, खैर एनी हाउ फ्यूचर में आपको मैं बताता चला जाऊंगा वट एवर इज देयर। तो जस्ट अ सेकेंड, सो बेटे ये जो एन फैक्टर निकालने की कवायद है, ये जो एन फैक्टर निकालना हमारे को है, इसको निकालने के लिए मैंने कहा कि हम पूरी ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पढ़ेंगे। ठीक, तब जाके हम एन फैक्टर निकाल पाएंगे। लेकिन उससे पहले कि हम एन फैक्टर की तरफ जाएं, वो नेक्स्ट लेक्चर में कल हो जाएगा। लेकिन आज एक मास्टर फॉर्मूला करवा रहा हूं टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट। प्लीज सी हियर,
वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये मिटा रहे हो। अब अपन कर रहे हैं मास्टर फॉर्मूला टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट। ठीक, मास्टर फॉर्मूला टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट। बेटा देखो, इक्विवेलेंट वेट के लिए एक ना फ्यूचर में कभी जिंदगी में पढ़ोगे फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ। ठीक, उससे हमने डिराइव किया था एक ना मास्टर फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट वेट। ठीक, जो न्यूमेरिकली हमें निकालना, जो तो हमने थ्योरेटिकली निकालना था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन एन वेक्टर से, वो अलग बात है। ठीक, अगर प्रैक्टिकली हमें निकालना, देखो बेटा जो फैराडेज लॉ है ये कहता है W1 by W2 is equal to E1 by E2, where W1 is weight 1, W2 is weight 2, E1 is weight 1, equivalent weight 1, and E2 is equivalent weight of 2. ठीक, सो सी, जैसे आज हमने कुछ न्यूमेरिकल शुरुआत में किए थे। हमने पहला क्वेश्चन लिया था बेटा 3 ग्राम ऑफ अ मेटल, 3 ग्राम ऑफ अ मेटल gives 5 gram of its hydride. Find the equivalent weight of metal. बोलो, यही पहला क्वेश्चन था ना बेटा हमारे पास कि 3 ग्राम ऑफ मेटल gives 5 ग्राम ऑफ इट्स हाइड्राइड, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो देखो कैसे करेंगे, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ metal hydride is equal to equivalent weight of metal by equivalent weight of metal hydride। अब weight of metal कितना दिया 3, weight of hydride कितना दिया 5, equivalent weight of metal पता नहीं था, मैंने बोला E। अब equivalent weight of hydride कितना होगा बेटा, equivalent weight of hydride होगा equivalent weight of element plus equivalent weight of hydrogen। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट क्या E और प्लस हाइड्रोजन यानी 1, तो 3/5 E बाय E प्लस 1। क्लियर, यहां से E निकाल लो तो बेटा क्या आएगा 3 into E plus 1 is equal to 5E। अगेन सॉल्व करोगे तो E comes out to be कितना 1.5E। वही आंसर आया कि नहीं। इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन मैंने ऐसे शिफ्ट किया था, मैंने कहा 3 ग्राम ऑफ मेटल गिव्स 5 ग्राम ऑफ इट्स हाइड्राइड की जगह मैंने कर दिया ऑक्साइड। क्या कर दिया ऑक्साइड। अब ऑक्साइड कर दिया तो यही फॉर्मूला कैसे चेंज हुआ, वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। बेटा वेट ऑफ मेटल कितना 3, वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना 5, बेटे वेट ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना E और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है A, तो यहां पे आ जाएगा E प्लस A। सॉल्व कर लो E के लिए, तो E आ जाएगा यहां पे भी 12। क्या वही क्वेश्चन का आंसर आया जो पहले आया। सो दिस इज द मास्टर फॉर्मूला, that is W1 by W2 is E1 by E2। बट इसमें सिर्फ ये बात ध्यान रखना, 2 वेट दिए होते हैं और 2 इक्विवेलेंट वेट चाहिए होते हैं। अगर मेटल का जो नॉन नहीं है वो तो अपन कर ही सकते हैं, ठीक, और जो नॉन है ठीक उसको हम भर सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको ई लिख सकते हैं, लेकिन उसमें कई बार ऑक्साइड ऐसे होगा। तो देखो ध्यान देना जरा, इधर बहुत सारी चीज समझाने की कोशिश करता हूं, बोलो ये समझ में आया कि नहीं। जैसे कल को आपके पास हाइड्राइड ना हो करके, ऑक्साइड ना हो करके, समझ लें कि हमारे पास ये मान लेते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड, तो वो लिखेंगे E+1,
where E is the equivalent weight of metal and 1 is the equivalent weight of hydrogen. बोला equivalent weight of metal oxide क्या लिखोगे? E plus A. Equivalent weight of element plus equivalent weight of oxygen. फिर equivalent weight of metal से क्लोराइड तो आएगा E plus 35.5. एक जो क्लोरीन का वेट कितना 35.5. फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल से कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट तो बेटा E प्लस 30. अब ये 30 कहां से आया? देखो कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट की अगर बात करें ध्यान दीजिएगा बहुत इजी चीजें हैं और फिर हम इस पे क्वेश्चन करेंगे अभी. एक जैसे बेटे हमारे पास कार्बोनेट होता है CO3 नेगेटिव और अभी आपको मैंने पढ़ाया था इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर. एन फैक्टर यहाँ पे चार्ज हो गया टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 2 लिए. ठीक, तो मोलर मास यहाँ पे 60 है डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 30. इसलिए कार्बोनेट के लिए 30 लिखा, एलिमेंट के लिए E लिखा. इसी तरह से इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, अगर हाइड्रोक्साइड हुआ तो वो होगा E प्लस 17. अब आप बोलो सर E प्लस 17 कैसे? वेरी सिंपल. हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH नेगेटिव. इसका मोलर मास 16 प्लस 1 17 और वैलेंसी कितनी? -1. तो यहाँ पे 1 तो 17/1 कितना आ गया? 17 ही तो आया ना भाई. समझ में आई बात? सिमिलरली अगर बोले इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट, मेटल सल्फेट तो वो क्या होगा? E प्लस बेटा 48. अब 48 कहां से आया? सल्फेट जो था हमारे पास वो ये होता है. ठीक, तो ऑब्वियसली इसका मोलर मास कितना आया? 96 रादर. कितना? 96. और चार्ज कितना है? 2 डिवाइडेड बाय 2 तो 48 आया कि नहीं? हमने यहां 48 ऐड कर दिया. ठीक, इसी तरह से इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल नाइट्राइड, नाइट्राइड E प्लस 14/3 होगा क्योंकि नाइट्राइड होता है N3 नेगेटिव. ठीक, तो दैट इज नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 और बेटा इसके बाद चार्ज कितना? 3 तो 14/3 प्लस हो गया इक्विवेलेंट वेट में. समझ में आ रहा भाई? तो मेटल हाइड्राइड का इक्विवेलेंट वेट, मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस हाइड्रोजन E प्लस 1, ऑक्साइड का E प्लस 8, क्लोराइड का E प्लस 35.5, कार्बोनेट का E प्लस 30, हाइड्रोक्साइड का E प्लस 17, सल्फेट का E प्लस 48 और नाइट्राइड का E प्लस 14/3. ऐसे किसी का भी निकाल सकते हैं. अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन, और ये कैसे निकाले? ये समझ में आया ना? अरे ये समझ में आया कि नहीं? कि हमारे पास कार्बोनेट का मोलर मास पाए 2 दैट इज 60/2 30, हाइड्रोक्साइड का 17/1 दैट इज 70, सल्फेट का 96/2 दैट इज 48. क्लियर? तो ये इक्विवेलेंट वेट्स है. अब देखो बेटा इसमें हम क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देना इधर ताकि आपको समझ में आ सके. बहुत इजी होती है चीजें बेटा, थोड़ा समझना जरूरी होता है. इजी बहुत ज्यादा होती है तो समझते कम लोग हैं ना बेटा, तो इनको इजी लगती नहीं और कुछ नहीं. ठीक, आपको कहा कि 56 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, metal oxide is changed into 74 gram of metal hydroxide by addition of water. Find the equivalent weight of metal. क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों? ध्यान दो. क्वेश्चन दिया मैंने 56 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड
is changed into 74 gram of metal hydroxide by addition of water. Find the equivalent weight of metal. तो बेटा दो वेट हैं, एक है वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, MOH लिख दिया मैंने, ठीक, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। क्यों जी? अब वेट कितना दिया इसका 56, इसका कितना दिया है 74। बेटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड कितना E+8, क्यों जी ऑक्साइड, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोक्साइड कितना, बोलो फटाफट से, E+17 हाइड्रोक्साइड। सॉल्व कर लो बेटा E के लिए, तो आप देखिएगा E इसमें से कितना आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि E इसमें से 20 आएगा। बोलो समझ में आता है? जैसे एक और क्वेश्चन बताता हूं, बोला 10 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट, ठीक, 10 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट ऑन हीटिंग gives 5.6 gram of metal oxide, 5.6 gram of metal oxide, 10 gram of metal carbonate on heating gives 5.6 gram of metal oxide, ठीक, और इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने को बोला, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकाले। 10 gram of metal carbonate on heating gives 5.6 gram of metal oxide, find the equivalent weight। तो मेरे बच्चों वेट ऑफ ऊपर क्या लिखेंगे कार्बोनेट अपॉन वेट ऑफ ऑक्साइड, दो ही वेट है ना भाई, तो यहां पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड, ठीक है जी। अब इक्विवेलेंट वेट कार्बोनेट का बोलो कितना है, कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट बोलो कितना है 10, और ऑक्साइड का कितना है 5.6, ठीक, शुड बी इक्वल टू, ये गिवन वेट्स हैं, गिवन वेट ऑफ कार्बोनेट इज 10, गिवन वेट ऑफ ऑक्साइड इज 56, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट E+30 divided by equivalent weight of oxide E+8, solve it for E, you will come to the answer 20। तो मास्टर फॉर्मूला हो गया। आप दो वेट लोकेट करा करो और उसके दो इक्विवेलेंट वेट देखा करो। बेटा अगर वो कोई कंपाउंड है, उसका मैंने तुम्हें सिखा दिया कैसे करते हैं, ठीक, तो आपको ऐसे बोल दिया भाई एक हमने ऑक्साइड को क्लोराइड में कन्वर्ट किया, तो बेटा वेट ऑफ ऑक्साइड पर वेट ऑफ क्लोराइड इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड E+8, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड E+35.5, ये निकाल दो। मुश्किल। सो ये इक्विवेलेंट वेट का मास्टर फॉर्मूला है कार्डियल लॉ, एक W1/W2 E1/E2, कोई दो वेट दिए हो तो ऐसे कर लेने का। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है उसकी डेफिनेशन में बोली, इक्विवेलेंट वेट इज वेट ऑफ एन एलिमेंट व्हिच जॉइंस विद 1.008 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन और 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन, उसको इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। और